हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी प्यारे बच्चों का अल्फा इंजीनियर्स बैच में मेट जिक्स प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम बच्चों। आई होप सभी ने जो मैंने क्वेश्चंस करवाए, कॉन्सेप्ट करवाए, चाहे रिलेशन पे बेस्ड हो, चाहे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो को रिलेटेड है एक दूसरे चैप्टर से, वो सभी ने अच्छे से किए होंगे प्रैक्टिस। और मैं बताऊं बच्चों, इससे पहले भी अपना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो चैप्टर हुआ होगा उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से गो थ्रू हुए होंगे। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो फंक्शन का है। अब बच्चों, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 11th क्लास के जो फंक्शंस जो ट्रिनिटी बैच में एक्चुअली चलेगा उसको आप अच्छे से कर लेना। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो वो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। तो वहां से गो थ्रू दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शंस, टाइप ऑफ ट्रांसडेंटल और एल्जेब्रिक फंक्शंस, वो जो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट वहां पढ़ाए हैं, चाहे फिर वो मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, या फिर अगर हम बात करें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट की बात करें, किसी भी टाइप के वो फंक्शन जो हमने वहां पढ़ा रहे हैं बच्चों को ट्रिनिटी बैच के अंदर 11th क्लास के बच्चों को, जेई एस्पिरेंट 2027 की अगर हम बात करें तो उस लेक्चर में जाके आप लोग अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करके आप देखें कि किस तरीके से हम फंक्शन को समझते हैं। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जरूर दूंगा कि फंक्शन होता क्या है, डोमेन, रेंज और को डोमेन किसको बोला जाता है, उसको आप अच्छे से समझिएगा। और फिर मैं आपको वन वन ऑनटो, वन 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 ऑनटो, मैनी वन, इनटो टाइप, सभी टाइप के जो मैपिंग्स होती हैं वो भी समझाऊंगा। और उसी में हम आगे बढ़ेंगे ये समझते हुए कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। यस सर नो। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कि किस हम फंक्शंस में इस 12th क्लास के जेई सिलेबस के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आज के क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं तो मैं उसको कवर कर लेता हूं पहले। और उसमें भी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप समझें पहले तो, जैसे लेट सपोज मैं बात करूं कि हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे। यस यस सर नो, कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन। और फिर मैं बात करूंगा इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लास 12th के बेसिस की बात की जाएगी, नॉट फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि और 11th के अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, कि वो रियल वैल्यूड है या रियल फंक्शन है या जनरल फंक्शन है, या फिर वो किस टाइप का फंक्शन है, एल्जेब्रिक या ट्रांसडेंटल टाइप का फंक्शन है, तो वो अलग है। यहाँ हम पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स की मैपिंग के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू मैपिंग, अकॉर्डिंग टू मैपिंग। और अगर बात करें इसके, इसी में मैं कॉन्सिक्वेंटली आपको बताऊंगा नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस किस तरीके से निकाले जाएंगे। जैसा ना कि नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मुझे निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालूंगा। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है फंक्शन की। तो एक तो समझना बेटा, फंक्शन को किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं फंक्शन के डेफिनेशन पे उसके बाद आ जाऊंगा। जैसे मेरे पास में, जैसे सपोज करो मेरे पास में ये दो सेट है। अब वैसे ही पता है बात तुमको कि सेट थ्योरी में पढ़े हुए हैं हम कि सेट को ओवल शेप पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी। इसको एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं सेट थ्योरी के अंदर। वो एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर चले तो मेरे पास में मान लो दो सेट है, सेट ए और सेट बी। यस नो। अब सेट ए और सेट बी मेरे पास में दो सेट है, दोनों में हमने फंक्शन, दोनों को फंक्शन से रिलेट किया हुआ। लेट सपोज, सपोज करो कि मैंने दोनों को फंक्शन से रिलेट किया हुआ है। कोई कंडीशन होगी, फंक्शन मतलब कोई कंडीशन, कोई मैपिंग किस तरीके से होगी कि हम एक सेट ए से दूसरे सेट बी में हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो लेट सपोज मेरे पास में यहाँ कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे ए बी सी मेरे पास में यहाँ एलिमेंट है, और यहाँ मैं एलिमेंट लेके चलता हूँ 1 2 3 4। समझ रहे हो? तो अब मैं, ऑब्वियसली रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ में लिंक, फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ द रिलेशन। यस सर नो। मतलब रिलेशन में आगे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ फंक्शन नहीं लिख के अगर रिलेशन लिखता, लेट सपोज फंक्शन नहीं लिख के रिलेशन लिखता, और रिलेशन के अंदर तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भैया एक एलिमेंट ऐसे भी कनेक्टेड हो सकता है, एक एलिमेंट इससे भी कनेक्टेड हो सकता है, ये एलिमेंट इससे भी कनेक्टेड हो सकता है।
बी के अंदर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बी एलिमेंट के साथ भी ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, और अगर मैं बोलूं ये इससे भी कनेक्टेड हो सकता है। मतलब एक एलिमेंट के पास ये आजादी थी, ये फ्रीडम थी, ये रिलेशन की वो कंडीशन वो फॉलो कर पा रहा होगा कि वहां से डोमेन का, जिसमें सेट ए बोल रहा हूँ ना, सेट ए में डोमेन को डोमेन ऑलरेडी देख चुके हैं हम रिलेशन के अंदर, कि सेट ए जिसे मैं डोमेन बोलता हूं, तो डोमेन का जो एलिमेंट है वो मोर देन वन एलिमेंट से कनेक्ट होने की फ्रीडम था उसके पास, अगर वो फुलफिल कर लेता है कंडीशन ऑफ द रिलेशन को। इज इट क्लियर? अब अगर ऐसा है बेटा, तो सिंपल सा लॉजिक में ये कहता हूं कि फंक्शन फिर क्या है। तो फंक्शन, अब मैं डेफिनेशन इस रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ही चल रहा हूं फंक्शन के अंदर, तो वहीं से मैं एक नोट भी आपको बताऊंगा कि रिलेशन और फंक्शन को किस तरीके से सेग्रीगेट करोगे आप। तो फंक्शन क्या है? इट इज द स्पेसिफिक रिलेशन, इट इज द स्पेसिफिक रिलेशन, स्पेसिफिक रिलेशन, it is the specific relation in which element of set A, in which it is defined, it is defined, it is defined from set A to set B as a function, as a function mapping, ये वर्ड्स हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, फंक्शन मैपिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस बोल लो, असाइनमेंट बोल लो, और असाइनमेंट, such that for all element, for all element under the condition of function, for all element, for all element, for all element A belongs to capital A, there exists a unique B, there exists a unique, there exists a unique B belongs to capital B under the condition of, under the condition of, under the condition of function. यस सर नो? तो अब ये दिमाग में विचार आता है, इसका मतलब सर ये कह रहे हो कि ये तो फंक्शन नहीं होगा, तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं, वी कैन से नॉट अ फंक्शन। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर एक ही बी से कनेक्ट होगा, दो ए मतलब अलग अलग जो एलिमेंट डोमेन के अंदर, कोड में नहीं, डोमेन के अंदर जो दो एलिमेंट है वो एक से हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। मैंने क्या कहा? एवरी ए हैज अ यूनिक बी, इट कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज। तो हाँ, अब यही मैं बताने वाला था कि अब इसी चीज को आगे समझना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वन ऑफ द डेफिनेशन इज दिस, ये सर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डेफिनेशन ये भी है, कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये भी है, डेफिनेशन ये भी है भाई, क्या है? डेफिनेशन ये भी है कि इट इज दी इन द फंक्शन एफ, it is defined, it is written as, it is written as, it is written as कि function is such that from a to b or from a to b I am defining a function, ऐसे दोनों तरीके सेम है। it is written as like this, if from set a like what I am writing, f of a is equal to b लिखा है let's suppose, तो यहां जो b है वो कहलाएगा भैया इमेज, और ये ए क्या कहलाएगा भैया? प्री इमेज, प्री इमेज कह लो, इनवर्स इमेज कह लो, या रेंज कह लो।
इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? चलो देखो, अभी अगर मैं बात करूं तो यहां आपको ये समझ में आ गई होगी कहानी, क्या कि भैया ए जिसको मैं डोमेन एलिमेंट का नाम भी देता हूं, आई कैन नेम इट लाइक एज डोमेन एलिमेंट आल्सो। अंडरस्टूड है क्या? तो इसका मतलब ये है कि ए मेरा डोमेन एलिमेंट भी है, ए मेरा प्री इमेज भी बोला जा सकता है, ए मेरा इनवर्स इमेज भी बोला जा सकता है, बी मेरा इमेज कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन ए इज कॉल्ड एज डोमेन। अब इसको आगे भी सपोज करो कि मैं बात करूं को डोमेन रेंज, इसको अलग से स्टडी करने की अब जरूरत नहीं है, वैसे तो हम इसी के अंदर डोमेन को डोमेन रेंज सब बताने वाले हैं। तो ए अगर मेरा मेरा जो सेट, जो भी फंक्शन है जो जिस स्पेसिफिक रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जो यूनिक इमेज लेके चल रहा है एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए क्या कहलाएगा, मेरा डोमेन। ए क्या कहलाएगा बच्चों, डोमेन। बी क्या कहलाएगा भैया, कोडोमेन। समझ में आ गई बात? और ये एफ क्या है, ये एफ ही जो बी उठा के लेके आ रहा है, एफ जो मेरा बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ ए, ये मेरा क्या कहलाएगा भैया, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज। एफ ऑफ ए क्या क्या बनेगा बच्चों, रेंज बनने वाला है। और रेंज हमेशा इक्वल सेट और सबसेट होता है किसका, बी का, यानी कि कोडोमेन का। इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। आई होप ये चीज अंडरस्टूड हो गई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखना बच्चों, जैसे मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो लेट सपोज मैंने एक फंक्शन, मैं एक स्पेसिफिक, हाँ एक नोट लिख लेना। वो नोट क्या, वो नोट ये है कि एवरी, लेट सपोज मैंने नोट क्या लिखा है, मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, एवरी फंक्शन is a relation, obviously, but converse is not true. But converse is not true. Second, f of a, अगर मैंने सेट फंक्शन को डिफाइन किया है, लेट सपोज मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, बच्चों, फंक्शन को डिफाइन किया है, किस में डिफाइन किया है, सेट ए से बी में डिफाइन किया है। तो देयर एग्जिस्ट b in set b, there exists b belongs to b such that f of a is equal to b. For a there should be a b, या यू बोलो, for a there should be a b. For a belongs to a, there has to be a b. There has to be a b. Then only it will be a function, otherwise a function होगा ही नहीं। करेक्ट है? समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड है? हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्या आता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कैसे करें सर। यहाँ अगर बात करनी चाहिए तो नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करनी चाहिए, तो नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कैसे करेंगे सर, नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कैसे करेंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए बेटा मैं आपको स्पेसिफिकली समझाता हूँ कि अब मैंने आपको ये तो समझा ही दिया है कि फंक्शन होता क्या है। तो उससे पहले मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ कि नंबर ऑफ फंक्शन से पहले मैं आप एग्जांपल लो। एग्जांपल क्या कि f is a function defined such that it is the ordered pair x comma y where like y is equal to 2x plus 1, let's suppose, where x and y both belongs to real number. क्या, real number.
समझ में आएगी नहीं ये बात? अब अगर ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है x और y, तो समझना प्यारे बच्चों, मैं जो y इज इक्वल टू 2x+1 बनाने की बात कर रहा हूँ। अब क्या ये फंक्शन की कैटेगरी को पहले बात तो मुझे जज करना होगा कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता है। आपको पता है कि अगर मैं ये पहले तो मुझे पता चलेगी ये फंक्शन भी है कि नहीं है, कि तो मैं ये बोलूंगा फॉर एनी एक्स देयर एग्जिस्ट बी, फॉर एनी एक्स, ये यूं कह लो फॉर एवरी एक्स, for a since for every x there exists a y, there exists a y belongs to real element, belongs to real नंबर बोल लो, रियल एलिमेंट इन द नंबर लाइन बोल लो, एक ही बात। समझ में आ गया होगा? अब समझना कि अगर मैंने लेट सपोज फंक्शन बोला है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डिफाइन करूँ इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, ऑब्वियसली लीनियर दिख रहा होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th के अंदर भी, किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, ये एक लीनियर फंक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से y बोलो या f ऑफ x बोलो, बोथ आर सेम, अंडरस्टूड है? तो y क्या है, एक्चुअली इंडिकेटिंग टू द रेंज ऑफ द f, x क्या है, डोमेन एलिमेंट। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि x क्या बनेगा, x बनेगा डोमेन एलिमेंट। क्या बनेगा बच्चों, डोमेन एलिमेंट। y क्या बनने वाला है, रेंज एलिमेंट। क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों, रेंज एलिमेंट। बट बिलोंग किसको करेगा, ये बिलोंग करेगा भैया, x बिलोंग करेगा कैपिटल रियल डोमेन को, और y भी बिलोंग करेगा कैपिटल रियल डोमेन को। बट जो मेरा f आने वाला है, जो मेरा रेंज f ऑफ x आने वाला है, दैट विल बी सबसेट और इक्वल सेट ऑफ द रियल नंबर। अब मुझे तो ये और पता है कि इक्वल सेट ऑफ द रियल नंबर ही होगा, सबसेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज आर सेटिस्फाइड हियर। तो मैं ये बोलूंगा बजाय बेहतर तो ये होगा कि मैं सारे के सारे रियल नंबर ही f ऑफ x विल बी रियल नंबर। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इज नथिंग बट इट इज इक्वल सेट ऑफ द रियल नंबर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि इसको किस तरीके से हमें लेके चलना है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल और समझना। जैसे मैंने कहा कि लेट सपोज ये फंक्शन है कि नहीं, आपको जज करना है। फंक्शन, मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, चेक वेदर f इज इक्वल टू x comma y such that it is y is equal to x upon 1 plus x square upon x, where x comma y belongs to real number। तो आपके दिमाग में कहानी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, यहाँ x इज इक्वल टू 0 पे मेरा ये y डिफाइन नहीं है, सिंस फॉर x इज इक्वल टू 0, सिंस फॉर x इज इक्वल टू 0 y is not defined, hence f is not function, f is not function। फॉर एवरी x देयर शुड बी अ y ना, और यूनिक y होना चाहिए, और y होना भी चाहिए। यहाँ तो y मिल ही नहीं रहा है मेरे को, और आपने क्योंकि x और y दोनों को बिलोंग करा दिया है रियल नंबर के अंदर, तो रियल नंबर में तो 0 भी है, और अगर 0 रख दिया तो 0 से तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली आप इसको अगर मेरे को बनाना है, लेट सपोज फंक्शन बनाना है, to make it function, check whether f is function or not, ये लिखना था, और आंसर पहले ही बता दिया है। कोई नहीं, तो समझ में आ गई कहानी। तो सोल्यूशन क्या कहता है, सोल्यूशन इस चीज का यही कहता है कि भैया x इज इक्वल टू 0 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, और डिफाइंड नहीं है और आपने x को बिलोंग और करा दिया रियल नंबर को, तो मुझे जब वैल्यू ही नहीं मिलेगी y की, तो मेरा x डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, डोमेन ही डिफाइन नहीं कर पा रहा है फंक्शन को। तो मैं ये कह सकता हूँ टू मेक इट फंक्शन। अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो डोमेन के अंदर, टू मेक इट फंक्शन क्या होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए कि भैया रियल नंबर में से
जिसको x बिलोंग कर रहा है, x जिसे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, उसमें से क्या हटाना पड़ेगा भैया, 0 हटाना पड़ेगा। रियल नंबर में से 0 हटा दो, आपका काम बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये बात? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब समझना बेटा, आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आगे देखो। आगे ये है कि अगर मेरे को नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने, लेट सपोज नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे अगर मेरे को निकालना हो? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालूंगा मैं? लेट सपोज कि मेरे सेट ए के अंदर कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स? p है। और मेरे सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? q है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं वो अपने को देखना होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि कंडीशन ऑफ फंक्शन को जरूर फॉलो करें, जैसा भी आप इस निकालने का मेथड देख के चल रहे हैं। सिंस देयर शुड बी, देयर हैज टू बी, सिंस देयर हैज टू बी, देयर हैज टू बी यूनिक image for domain element, hence यहां हमने दो सेट बनाए। लेट सपोज, मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं, छोटे एग्जांपल से लेते हैं ना, एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास में यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, और मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ 1 2। समझ रहे इस चीज को, है ना? जानबूझ के ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप समझ सको कि मेरे लिए फंक्शन जब मैं बनाने की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। अब देखना, अगर मैं a को 1 से लिंक कर पा रहा हूं, b को 2 से लिंक कर पा रहा हूं, c को भी 2 से लिंक कर पा रहा हूं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन अगर ऐसा हो जाए, सपोज करो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मैंने यहां कह दिया कि a हैज, और ये दीज आर द 2 एलिमेंट, और मैंने यहाँ 1 2 3 कह दिया, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही है कि ये फंक्शन है, तो क्या यहाँ नंबर ऑफ फंक्शंस की एप्लीकेशन पॉसिबल होगी? नहीं होगी। तो पहले बात क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। ये मैंने इसीलिए लिखा है। अब समझना, क्या ये जो हमने लिखा था ये फंक्शन है? बिल्कुल है। अगर मैंने मान लो लेट सपोज इसको मैं हटा देता हूं और यहां मैं एक एलिमेंट छोड़ देता हूं, क्या ये फंक्शन होगा? ये भी होगा, क्योंकि मेरे को तो सीधा सीधा एक एक्स के लिए y चाहिए जो यूनिक होना चाहिए। यस और नो? तो अब यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोबारा देखना, अब नंबर ऑफ फंक्शंस पे आप अपना आइडिएशन देखो। ये मेरे पास में एक ओवल सेट है, ये हमारे पास में एक सेट ए और एक सेट बी है, ये हमारे पास में एरो डायग्राम है। अब इस सेट ए के अंदर मेरे पास में लेट सपोज ए बी सी 3 एलिमेंट है, और मेरे पास में यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है लेट सपोज। तो अगर मेरे को फंक्शन बनाना है तो क्या जरूरी है कि भैया ये पांचों एलिमेंट में से एक इसके साथ कनेक्ट हो। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। आउट ऑफ दीज 5 1 मस्ट कनेक्ट विद दिस ए। अंडरस्टूड है? अब अगर यहाँ n एलिमेंट होते तो n में से कोई एक एलिमेंट यहाँ क्या होता? कनेक्ट होता। तो ये बोलो कि आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b amongst all the elements of a but giving a choice over there, like अगर यहाँ 5 चॉइसेस हैं तो 5 चॉइसेस a के लिए हैं। अब 5 में से अगर कोई भी एक कनेक्ट हो गया तो मैटर नहीं करता ना कौन कनेक्ट हो रहा है, मैं देखने भी नहीं जा रहा। अंडरस्टूड है क्या? तो 5 में से कोई एक हमारे पास में यहाँ a से कनेक्शन बना ले, सिर्फ एक, तो बचे कितने हमारे पास? 4। फिर 4 में से कोई एक कनेक्शन बनाए। ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आई हैव टू मेक अ कनेक्शन ऑफ रिमेनिंग 4 एलिमेंट विद दिस बी। अंडरस्टूड है? और अब जो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट कम हो गए, कितने बचे? 3। तो 3 एलिमेंट किसके साथ कनेक्शन बनाए? इसके साथ बनाए। तो ये तो यूनिक कंडीशन हो गई हमारे पास में। यस सर? नो? ऐसी पॉसिबिलिटी भी है भैया कि यहाँ पे टोटल जैसे नंबर ऑफ फंक्शंस, ये तो ये यूनिक कंडीशन हो गई कि आप एक ही इमेज लेके चल रहे हो और वो इमेज कोई सी भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो
ऐसा भी हो सकता है कि 5, वो एक बहुत यूनिक टाइप का फंक्शन होगा जिसको मैं 1 1 बोलता हूँ, वो 1 1 कंडीशन में बताऊंगा आगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 जो आपने एलिमेंट चूज किए हैं, उन पांचों में से जो एक इसके साथ कनेक्ट हुआ है, उन्हीं पांचों में से वो जो कनेक्ट हुआ है वो इसके साथ भी हो जाए, वो पांचों में से जो इसके साथ हुआ है वो इसके साथ भी हो जाए। तो कंडीशन तो ये भी बन सकती है भाई, कंडीशन तो ये भी बन सकती है कि ए 1 के साथ, बी 1 के साथ और सी 1 के साथ कनेक्ट हो जाए। पॉसिबल है ना? अगर ये पॉसिबल है तो पॉसिबल तो ऐसा भी है कि ए 2 के साथ कनेक्ट हो जाए, बी 2 के साथ कनेक्ट हो जाए, सी 2 के साथ कनेक्ट हो जाए। है पॉसिबल? पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ए 3 के साथ कनेक्ट हो जाए, बी 3 के साथ कनेक्ट हो जाए, सी 3 के साथ कनेक्ट हो जाए। पॉसिबिलिटी ऐसी भी है, 4 वाली सिचुएशन भी बन सकती है। पॉसिबिलिटी तो 5 वाली कंडीशन भी बन सकती है ना, बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि ए 1 से कनेक्ट हो जाए, बी और सी 2 के साथ कनेक्ट हो जाए। है पॉसिबिलिटी। तो ये सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखें तो हमारे पास में ये बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है कि भैया ए के पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं, पांचों में से कोई भी चॉइस कनेक्ट हो सकती है, बट होगी सिर्फ एक। आउट ऑफ 5 choices 1 will connect। out of 5 choice out of 5 choice 1 element will connect, 1 element will connect will connect will connect। समझ में आएगी नहीं ये कहानी? कोई भी आउट ऑफ 5 choices from B, out of 5 choices out of 5 choices from B, out of 5 choices from B, only one element will connect with element of A, then only it will be a function। समझ में आ गई होगी कहानी? अब देखना बेटा, इसका मतलब तो ये हो गया कि A हैज 5 चॉइस, बिल्कुल सही बात। B हैज 5 चॉइस, बिल्कुल सही बात। C हैज 5 चॉइस, यस। अब 3 ही तो है, तो टोटल फंक्शन कितने पॉसिबल हो गए भैया? टोटल फंक्शन जो पॉसिबल हो गए मेरे पास में, टोटल फंक्शन जो पॉसिबल हो गए, दैट इज नथिंग बट 5 to the power 3। यस और नो? यानी कि 5 इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दीज 3 एलिमेंट। तो सीधा सीधा इसका ये जनरलाइज कर सकते हैं फिर। तो now in generalization what I can say, in general total function using that particular situation, we can write q choices है हमारे पास हर एक एलिमेंट p के लिए। फॉर एवरी एलिमेंट p I have q choices। तो q q q q कब तक? जब तक कि pth एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, q to the power p will be आंसर। इसको और बेहतर तरीका क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स b टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, ऐसे भी लिख सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल। क्लियर है चीज? अब अगर कोई क्वेश्चन दे दे आपको, लेट सपोज बच्चों कोई क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन दे दे कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to b and set A is defined as 1 2 3 4 and B is defined as 4 5 6 8। समझ में आ रही बात? 4 5 6 8 ले लो, या कुछ और लेना चाहो तो और भी ले सकते हो, 5 6 7 9 ऐसे भी ले सकते हो। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस क्या है? नंबर ऑफ, या 9 के साथ 10 भी लगा सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, 8 9 करके भी छोड़ सकते हो। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, तो आप बोलोगे अभी अभी हमने पढ़ा है कि हर एलिमेंट ए का कितनी चॉइसेस रख रहा है हमारे पास में? 5 चॉइस। तो ये चारों एलिमेंट में से हर एक एलिमेंट, चाहे फिर वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, या फिर 4, every element of the A has 5 choices in this B।
तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, टोटल पॉसिबल फंक्शंस, टोटल पॉसिबल functions, total possible functions is nothing but number of elements of the set A will be in power of the number of elements of the set B. Yes or no? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी कितना है भाई 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए कितना है 4. तो 5 to the power 4 विल बी माय आंसर. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. ये समझ में आ गई होगी कहानी. इसी तरीके से अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चलते प्यारे बच्चों. तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में टाइप किस अकॉर्डिंग पढ़ा जा रहा है सर, वो मैंने पहले ही बताया था आज के एजेंडे ऑफ द क्लास के अंदर, यानी कि टुडेज क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो भैया यहाँ पढ़ने का जो हमारा क्राइटेरिया होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो होगा अकॉर्डिंग टू द मैपिंग. अकॉर्डिंग टू मैपिंग और असाइनमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. there are 4 टाइप्स. कैसे बता दिया सर आपने 4 टाइप्स? बताता हूं. समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है. लेट सपोज मैंने फंक्शन की टाइप डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, तो मैं बताता हूं कैसे मैं इसको डिस्क्राइब कर पा रहा हूं. जैसे मान लो मैंने एक ओवल सेट ले लिया, इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं. मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया भैया, क्या मैंने यहाँ डिफाइन किया कि ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी. ऐसे बहुत सारे मैं रेप्लिकेशन बना देता हूं. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे रेप्लिकेशंस बहुत सारे बना सकते हैं हम. ठीक है, मान लो ये अलग अलग टाइप के सेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. ये है हमारे पास में सेट ए सेट बी, ये है सेट सी सेट डी, ये है सेट ई सेट एफ, और ये है सेट जी सेट एच. ये हमारे पास में कुछ सेट्स है प्यारे बच्चों. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैपिंग किस टाइप से बनाई जा सकती है. उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्लासिफिकेशन और उसके नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस के नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे ये अपन स्टडी करेंगे. तो अब मैंने लेट सपोज यहाँ ले लिया एक एलिमेंट ए बी सी और डी. ठीक है, और यहां मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5. समझना इस चीज को. मैंने जब यहाँ ये मतलब बताया कि हमारे पास में 4 एलिमेंट ए के अंदर है और 5 एलिमेंट हमारे पास बी के अंदर है, तो समझना कि यहाँ अगर मैं ए, अब फंक्शन की बात चल रही है, यहाँ फंक्शन ये पता है कि मेरे को ये फंक्शन है. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अगर ये फंक्शन है तो ए मैंने मान लो लेट सपोज 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, सी मैंने सपोज करो 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो मेरा डी कनेक्ट किया मैंने 4 के साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये जो बी है मेरा वो किसके साथ कनेक्ट हो गया 5 के साथ कनेक्ट हो गया. यहाँ 3 छूट गया, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बट मैं तो मैपिंग का टाइप बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मतलब क्या हुआ कि आपका एक जो भी एक एलिमेंट ऑफ बी है, हर एलिमेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी सिर्फ और सिर्फ एक ही बी एलिमेंट ऑफ ए के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. तो ये इस टाइप की जो मैपिंग कहलाती है, जिसमें बी का एक एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, वन वन मैपिंग. क्या कहलाता है बेटा? ये वन वन मैपिंग कहलाता है. क्यों कहलाता है वन वन मैपिंग? कि एक एक एलिमेंट ऑफ जो बी है वो एक ही एलिमेंट ऑफ ए से कनेक्टेड है. अगर 2 एलिमेंट ऑफ ए से कनेक्ट हो जाता तो क्या बन जाता? वो मैनी एलिमेंट ऑफ द ए आर कनेक्टेड टू द वन एलिमेंट ऑफ बी, देन इट बिकम्स मैनी वन. वो बताऊंगा मैं. यहाँ देखो, अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरे पास में एलिमेंट है ए बी सी. ठीक है, और यहाँ एलिमेंट हमारे पास 1 और 2 ही है,
और फंक्शन भी डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए किससे कनेक्टेड है 1 से, बी कनेक्टेड है 2 से, और मान लो कहीं ना कहीं सी भी कनेक्टेड है किससे 1 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भाई कि अगर ए और सी मेरा 1 से कनेक्टेड है और बी किससे कनेक्टेड है 2 से, और ये बात ध्यान रखो कि बी जो डी जो मेरा सेट है जिसके अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स हैं रेंज बनने के लिए, वो अपनी प्री इमेज में दो दो प्री इमेजेस रख रहे हैं, यूनिक प्री इमेज नहीं होंगी। आर यू गेटिंग इट? तो अगर यूनिक प्री इमेज नहीं है, दो दो प्री इमेजेस हैं, तो मेनी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन एलिमेंट, देन इट बिकम्स द केस ऑफ मेनी मैनी वन। कौन सी मैपिंग हो जाएगी ये मैपिंग हो जाएगी मैनी वन मैपिंग हो जाएगी। किस टाइप की मैपिंग हो जाएगी बेटा? मैनी वन टाइप की मैपिंग कहलाएगी। यस सर नो? अब देखना, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया कुछ एक्स वाई जेड, और मैंने यहाँ ले लिया है पी क्यू आर, सपोज करो, है ना। और मैंने कह दिया कि भैया मेरा हर एलिमेंट, जैसे मान लो x कनेक्ट हो गया q से, और z कनेक्ट हो गया q से, और y कनेक्ट हो गया मेरा p से। तो यहां एक एलिमेंट मैं देख पा रहा हूं वो छूट गया है। देयर इज द वन एलिमेंट इन द सेट f which is left over there without any connection with the set e। यस सर, ये रिमेनिंग रह गया है। तो अगर ऐसी कभी कोई कंडीशन बन जाए कि देयर आर द एलिमेंट्स लेफ्ट इन द पर्टिकुलर सेट कोडोमेन, देन इट बिकम्स द केस ऑफ इंटो फंक्शन। मैनी वन 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 में वन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं हम इंजेक्टिव, वो मैं बता दूंगा आगे भी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इसी तरीके से ये जो हमारा फंक्शन बना है जिसमें को डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट रह जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटो मैपिंग। किस टाइप की मैपिंग कहलाएगी भाई? इंटो मैपिंग। अब इसी तरीके से हमारे पास G से H के अंदर भी कुछ एलिमेंट है। लेट सपोज कि मैं यहाँ एलिमेंट ले लेता हूँ एच आई जे, और यहाँ मैंने एलिमेंट ले लिया कुछ थीटा बीटा गामा, ऐसे कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ लेट सपोज। समझ रहे हो? अब अगर मैंने क्या कह दिया, और इसमें से एक एलिमेंट में हटा दे रहा हूँ, लेट सपोज ये हटा दिया मैंने, ये एलिमेंट अगर मैंने हटा दिया और इसको मैं आई कह रहा हूँ, क्योंकि कोई स्पेसिफिक कंडीशन अभी मैं बताना नहीं चाहता, मैपिंग के भी बहुत सारे अलग अलग कोरिलेशंस हो जाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम यहां से H को कनेक्ट कर रहे हैं थीटा से, बीटा से, और ये काम करो उसको भी ले लो, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ एक कंडीशन बनाता हूँ कि मैंने H को थीटा से कनेक्ट कर दिया, J को भी मैंने थीटा से कनेक्ट कर दिया, और I को भी मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? I को मैंने प्यारे बच्चों कनेक्ट कर दिया, I को मैंने कनेक्ट कर दिया बीटा से लेट सपोज। अब यहाँ कोई एलिमेंट बचा है क्या? इज देयर एलिमेंट लेफ्ट इन दी एच? नो सर। अगर यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचा है तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज द टाइप ऑफ ऑन्टो फंक्शन, और ऑन्टो का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, या ऑन्टो मैपिंग भी कह सकते हो, फंक्शन भी कह सकते हो, नॉट अ बिग डील। समझ में आई कि नहीं आई कहानी? इट इज ऑन्टो फंक्शन, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सर्जेक्टिव फंक्शन, ये इसका निक नेम समझ लो। क्लियर है? अंडरस्टूड है? तो हमारे पास में 4 टाइप की मैपिंग आपके सामने रखी हुई है, और इसके अलावा 5वीं कोई मैपिंग नहीं होती स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल। तो ये 1-1 क्यों कहला रहा है भाई? ये 1-1 इसलिए कहला रहा है कि बी का एक एक एलिमेंट एलिमेंट से ही कनेक्टेड है, जबकि यहां डी का एक एलिमेंट सी के दो दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो इसको यूं कहा जा सकता है कि देयर आर द टू डोमेन एलिमेंट, मेनी डोमेन एलिमेंट आर कनेक्टेड विद द को डोमेन एलिमेंट। यस और नो? दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज मेनी वन फंक्शन। अब ई और एफ की क्या कहानी है? ई और एफ की कहानी है कि ई के अंदर और एफ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें से डोमेन एलिमेंट जो है जब कनेक्ट हो रहा है को डोमेन एलिमेंट के साथ, तो सारे को डोमेन एलिमेंट को मेरे को प्री इमेज नहीं मिल रहा है। तो जो एलिमेंट यहाँ छूट गए को डोमेन के अंदर, वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? इंटो मैपिंग में फॉल करेंगे। इज इट क्लियर? आएगी नहीं आया समझ में? इसी तरीके से अगर मेरे पास में यहाँ G के अंदर कुछ एलिमेंट है और H के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, तो H के एलिमेंट में जो कनेक्शन ले रहा हूँ G के एलिमेंट के साथ,
तो G के भी सारे एलिमेंट कनेक्ट है, होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर G के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए और H में भी सारे एलिमेंट हमारे पास कोई ना किसी प्री इमेज के साथ ऑक्यूपाइड है, तो वो कहलाता है ऑन्टो फंक्शन, जिसे हम एक और नाम देते हैं सर्जेक्टिव। क्लियर है क्या भाई? अगर ये बात क्लियर है तो आ जाओ टाइप्स ऑफ फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला लेते हैं हम वन वंश फंक्शन और इसको डिफाइन कर देते हैं। तो फिर तो सर इसका मतलब ये है कि कोई एक वन वन फंक्शन ऑन्टो भी हो सकता है, कोई एक वन वन फंक्शन इंटो भी हो सकता है, कोई एक मैनी वन फंक्शन ऑन्टो भी हो सकता है, कोई एक मैनी वन फंक्शन इंटो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो मैं पहले तुमको वो केस ही दिखा देता हूँ जिसमें मैपिंग के भी आपस में को रिलेशन होता है। वो कैसे, देखो। तो मैंने लेट सपोज यहाँ एक स्पेसिफिकली केस बनाया है, जैसे मान लो मैंने ये एलिमेंट ऑफ द सेट्स लिए हैं अलग अलग, और मैंने यहां डिस्क्राइब किया है कुछ इस तरीके से। अंडरस्टूड है क्या? एम आई राइट? अच्छा ये रह गया ना। तो दूर बनाते हैं, अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूँ किस तरीके से कोरिलेट करके हम अलग अलग मैपिंग के नाम यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। लेट सपोज ये सेट है ए, ये सेट है बी, ये सेट है कैपिटल पी, ये सेट है कैपिटल क्यू, ये सेट है कैपिटल आर, ये सेट है कैपिटल एस, और ये सेट है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। समझ में आया? अब मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट ले लिए, लेट सपोज कि मैंने यहाँ एलिमेंट लिए ए बी सी 1 2 3। क्लियर है? तो अगर मैंने एक एलिमेंट लेट सपोज एक एलिमेंट कनेक्ट कर दिया, मैंने एक एलिमेंट कनेक्ट कर दिया, ए 2 से कनेक्ट कर दिया, सी 1 से कनेक्ट कर दिया, और बी कनेक्ट किससे कर दिया? मैंने बी कनेक्ट कर दिया भाई 3 के साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन दिस मैपिंग 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 every image has every image has या every codomain element has pre-image, every codomain element has pre-image, every codomain element has pre-image। तो पहले केस में पहली नजर में क्या बन गया भैया? पहली नजर में बन गया ये ऑन टू फंक्शन। और मैं क्या कह सकता हूं? एवरी डोमेन एलिमेंट has distinct image, has a unique image। कहो डिस्टिंक्ट क्यों बोले हम? नहीं भी होता तो भी हो जाता वो। has a distinct unique image, वो ऑल्टो होने की वजह से हो रहा है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो यहां से ये डेफिनेशन में इसको देख के मैंने ये सोचा यार इसमें तो कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, और ए बी सी यूनिकली एक एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट भी हो गए हैं, और ऐसा तो है नहीं कि दो एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज है भाई। क्या है? डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज। समझ में आएगी ये बात? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड है? हैज अ डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज, हैज अ डिस्टिंक्ट, एम राइट? समझ में आ गई कहानी? अगर ऐसा है तो भैया इस तरह की मैपिंग का क्या नाम दिया जाता है? हेंस हेंस इट इज हेंस इट इज हेंस जो फंक्शन यहाँ मैपिंग डिफाइन होगी, हेंस एफ जो यहाँ डिफाइन होगा, हेंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू टाइप, वन वन एंड ऑन टू।
वन वन एंड ऑन्टो, समझ में आया? इसी वन वन एंड ऑन्टो को हम दूसरा नाम भी देते हैं, डेट इज बाइजेक्टिव। क्या नाम देते हैं भाई? बाइजेक्टिव नाम देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे देखो, आगे देखो बेटा, आगे मैं क्या कह सकता हूं, आगे मैं कह सकता हूं कि हमारे पास में फंक्शन जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है उसमें तीनों एलिमेंट यूनिकली डिस्टिंक्टली बी की इमेज के बी के साथ कनेक्ट है, को डोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, और को डोमेन में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो लिंक नहीं हुआ है डोमेन एलिमेंट के साथ। अंडरस्टूड है? अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो मेरा वन वन ऑन टू टाइप का फंक्शन हो गया। मैं इस पे आता हूँ, आर और एस के अंदर मैंने लेट सपोज कोई फंक्शन जो बनाया है वो बनाया है कुछ स्मॉल एच टाइप का, करेक्ट? एच इज द कनेक्शन बिटवीन आर एंड एस। मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट है हमारे पास में, थीटा, फाई और कुछ डेल्टा, और यहाँ है हमारे पास में ए बी सी, सपोज करना। अब मैं इनके कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। कनेक्शन क्या एस्टैब्लिश कर रहा हूँ? कनेक्शन मैंने एस्टैब्लिश किया है थीटा का बी के साथ, एस का भी बी के साथ, और पाई का ए के साथ। क्या कोई एलिमेंट को डोमेन एस के अंदर बच गया है? हाँ बिल्कुल बच गया ना, सी बच गया। तो अब ये ऑन्टो नहीं रहा, ये ऑन्टो नहीं रहा। सिंस देयर एग्जिस्ट अ सी belongs to S, do not have, don't have, like f of h, अब f तो है नहीं, h है, तो ये hx डिफाइन किया जा रहा है, तो h of x is not equal to c, not equal to c, hence not onto। अब ये सब कंडीशन मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, उसमें मतलब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अलजेब्रिक कंडीशंस भी बताऊंगा, मैं पहले एक बार वैसे तो बता दूं। तो यूं कह दो सीधा, since element is there, since element without link left in the, without link from R left in S, left in S, hence it is on, it is into, it is into, not onto। जब onto नहीं है तो क्या नाम दिया जाता है? into नाम दिया जाता है, याद रहेगा? चलो, अब मैं ये इंटो टाइप का है, बट क्या वन वन टाइप का है? हाँ वन वन टाइप का है, क्योंकि सारे, बट ये तो कह ही सकते हैं ऑल्सो, ऑल्सो डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज, हैज डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज, डिस्टिंक्ट यूनिक क्या इमेज। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये बात ध्यान रखना, क्लियर है क्या? अंडरस्टूड है? अब मेरे पास अगर ये कंडीशन बन गई तो ये फंक्शन h क्या बन गया? दिस hx इज वन वन ऑन टू टाइप। आया कि नहीं आया समझ में? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपने को क्वेश्चन लेके चलने होंगे जब इस तरह की मैपिंग के बारे में क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टूड है? अब देखो नेक्स्ट मैं यहाँ लेके आता हूँ, नेक्स्ट लेके चलते हैं हमारे पास। मान लो हमने यहाँ कुछ एलिमेंट ले लिए x1, x2, x3, और यहाँ मैंने एलिमेंट ले लिए y1, y2 एंड y3, या यही ले लेते हैं, यस सर नो? तो इसको यहाँ लेके चलें, और मैंने x1 को कनेक्ट कर दिया, चेंज कर देता, रुक जाओ, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया बच्चों, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया x1 को y1 से, x2 को y2 y1 से, और x3 को किससे? y1 से। समझना, तो सबसे पहले ये समझना, सबसे पहले ये समझना कि क्या कहना चाह रहा है भैया, जो P के जितने भी डोमेन एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किससे कनेक्ट हो गए? क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट से। तो किस तरह का लिंक स्टैब्लिश हुआ? ये लिंक स्टैब्लिश हुआ मैनी वन टाइप का, करेक्ट? और क्या यहाँ y2 छूट गया? बिल्कुल छूट गया। तो ये मैनी वन इनटू टाइप का फंक्शन स्टैब्लिश हुआ। क्यों ऐसा हुआ? कि देयर आर x1, x2, x3, f of x1 is equal to f of x2। क्यों हुआ? f of x1 is equal to f of x2 is equal to f of x3, that is nothing but equal to y1।
अकॉर्डिंग टू द एरो डायग्राम। और दूसरा यहां y2 लेफ्ट है, y2 लेफ्ट विदाउट एनी लिंक, y2 लेफ्ट विदाउट एनी कनेक्शन फ्रॉम P। इज इट क्लियर? तो P में किसी भी कोई कनेक्शन बना ही नहीं पाया, स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया y2। इज इट क्लियर? आया समझ में? अब दूसरा देखना बेटा, दूसरा ये देखना क्या कि अगर लेट ये तो समझ में आ गया मैनी वन का मतलब क्या है कि बहुत सारे डोमेन एलिमेंट किसी एक को डोमेन एलिमेंट से लिंक हो जाए तो मैनी वन, कोई एलिमेंट छूट जाए तो वो इंटो। अब आ जाओ मैनी वन ऑन्टो कैसे दिखता होगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ A1 A2 A3 टाइप का एलिमेंट्स, और यहाँ हम ले लेते हैं मैनी वन ऑन्टो करना है, सारे एलिमेंट लिंक कराने हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ B1 B2 टाइप का एलिमेंट। तो लेट सपोज मैंने इनके कनेक्शन स्टैब्लिश किए, और इस बार मैंने कनेक्शन क्या स्टैब्लिश किए हैं, A1 को B2 से कनेक्ट कर दे रहा हूं मैं, A3 को B2 से कनेक्ट कर दे रहा हूं मैं, और साथ में A2 को B1 से कनेक्ट कर दे रहा हूं मैं। क्लियर है क्या? ऐसे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, बस हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिए। क्या कोई एलिमेंट Y के अंदर छूट गया है? नहीं छूटा, इसका मतलब ऑन टू है। कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐसे हैं डोमेन के अंदर जो एक ही Y एलिमेंट से कनेक्टेड है? ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है वन वन टाइप का फंक्शन। पहली बात, सॉरी मैनी वन टाइप का फंक्शन। समझ में आएगी नहीं ये बात? किस टाइप का फंक्शन हो गया बेटा? मैनी वन का। क्यों? कि दो दो एलिमेंट यहाँ है, बिल्कुल हाँ है। कौन से हैं? A1 और A3। किससे कनेक्टेड है? B2 से। तो देयर आर टू एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड विद दी Y एलिमेंट को डोमेन एलिमेंट ओवर देयर। तो ये टाइप का फंक्शन हो गया मैनी वन। बट यहाँ कोई एलिमेंट लीव नहीं हुआ है, छूटा नहीं है, तो हम इसको किस टाइप का मैपिंग बोलेंगे? ऑनटो मैपिंग। यस सर, किस टाइप की मैपिंग होगी बेटा? ये ऑनटो में, मैनी वन ऑनटो मैपिंग। समझ में आएगी ये बात? क्लियर है? अंडरस्टूड है क्या? आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम मैपिंग को देखते हैं एरो डायग्राम से। अब इसको एल्जेब्रिक कंडीशंस के थ्रू टाइप्स पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। वहीं पे मैं नंबर ऑफ फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी सिखाता जाऊंगा। चलो देखो, तो यहां मेरे पास में आता है नेक्स्ट। अब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे को कोई कह रहा है कि भैया वन वन टाइप का फंक्शन क्या होता है, वन वन टाइप के फंक्शन को कैसे हम एल्जेब्रिकली डिफाइन करेंगे, तो वन वन फंक्शन तो तभी कहलाएगा फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। फंक्शन वन वन तभी कहलाएगा, कब कहलाएगा भैया? फंक्शन वन वन तभी कहलाएगा जब f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर नहीं है। तो ये ऐसा मैंडेटरी होना चाहिए कि x1 भी x2 के बराबर ना हो। अगर x1 x2 के बराबर हो गया और f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन ही नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर नहीं है, दो अलग अलग क्या बोलते हैं इमेजेस हैं, तो उनके डोमेन एलिमेंट भी अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग नहीं हो तो फिर वो रिलेशन हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। कैसे सर, एक बार बता दो। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये मैपिंग है मेरी, यहाँ x1 x2 है और यहाँ y1 y2 है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया f ऑफ x1 यानी कि इसको f ऑफ x1 कह सकते हैं और इसको f ऑफ x2 कह सकते हैं। अंडरस्टूड है? मैं कह रहा हूं f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर नहीं है। अंडरस्टूड है? अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर नहीं है बट ये कनेक्टेड है एक ही x1 से, तो यहाँ तो x1 और x2 बराबर हो गए, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, नॉट फंक्शन। समझ में आएगी बात? पहली कंडीशन तो यूं समझो। और ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो जाए, तभी मैंने कहा था कि क्या होना चाहिए? x1 भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। टू मेक इट फंक्शन ऑल्सो वन वन, x1 x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। नाउ वर्ड दिस पॉइंट। आ जाओ, अब हम मान लो ये तो पहला केस है, और दूसरा केस मान लो अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो गया, तो उस केस में x1 भी बराबर हो जाना चाहिए x2 के। ये दोनों ही कंडीशन हमारे वन वन को प्रोसीड करती है। दिस इज एल्जेब्रिक। वन एलिमेंट ऑफ डोमेन is connected to
is connected to one element of कोडोमेन। समझ में आएगी नहीं ये बात? only one element of only uniquely one element, uniquely go uniquely one element of domain is connected to one element of कोडोमेन, तभी वो क्या कहलाएगी कंडीशन? सामने तुम्हारे रिजल्ट है। अब इसका भी मैं एक एरो डायग्राम बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज करो कि इन दो में फंक्शन मेरा डिफाइंड है, ये एफ ही डिफाइंड लेट सपोज, और मैंने यहाँ कह दिया क्या, मैंने कह दिया कि भैया मेरे पास में x1 x2 ये दो एलिमेंट है और यहाँ भी y1 y2 है। मैं कह दे रहा हूँ कि जिस y1 को मैं f ऑफ x1 नाम दे रहा हूँ और जिस y2 को मैं f ऑफ x2 नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो f ऑफ x1 अगर आपने गलती से कह दिया, वो f ऑफ x1 अगर आपने गलती से कह दिया f ऑफ x2 है, करेक्ट, तो इसका मतलब y1 y2 तो y हो गया एक तरीके से, और x1 x2 बराबर नहीं है, x1 x2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि y1 y2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई y, और ये एक ही दोनों से कनेक्टेड हो गए, तो फिर तो ये मैनी वन बन गया, वन वन कहाँ रहा, तो इसका मतलब ये होता है टू मेक इट वन वन, टू मेक इट वन वन, x1 किसके बराबर होना चाहिए, x2 के बराबर होना चाहिए। आया कि नहीं आया समझ में? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड होगा सभी को? चले आगे। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसी तरीके से मैं ऑन्टो पे चलता हूं। अच्छा, द फंक्शन विच इज नॉट वन वन, द फंक्शन विच इज नॉट वन वन, द फंक्शन which is not one one becomes many one, ध्यान से सुनना, मैंने फंक्शन बोला है, तो इसका मतलब एवरी डोमेन एलिमेंट हैज अ यूनिक प्री इमेज, यूनिक इमेज ओवर देयर इन दी कोडोमेन, यस और नो, ये तो दिमाग में फिट करके रखना। तो द फंक्शन विच इज नॉट वन वन बिकम्स मैनी वन फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ द फंक्शन। इज इट क्लियर? अब मान लो मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूं, पहले ऑन्टो से पहले नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कैसे निकालेंगे? हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस? तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की बात मैं अगर करके चल रहा हूं, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस तो निकालने का आप खुद तरीका सोचो। मेरे पास में यहाँ एरो डायग्राम के अंदर लेट सपोज दो सेट है x और y, और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट बना देता हूँ x1 x2 x3, यहाँ कुछ और सारे एलिमेंट ले लेते हैं कुछ xn तक, और यहाँ एलिमेंट ले लिया मैंने y1 y2 y3 से लेकर yn तक, ym ले लो। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया y वन वन बनाना है, यानी कि एक x ही एक ही y से कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा x2 y1 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो मैं चॉइसेस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फंक्शन बनाने के लिए, जैसे मैं करता था तब तो सीधा सीधा मैं क्या लिखता था, m की पावर n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मेरे को नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करनी होती तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x बोल देता मैं। बट यहाँ सिचुएशन है वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन कैसे बनेंगे? वन वन फंक्शन तो एक ही कंडीशन में बन सकते हैं, वो कैसे कि भैया y1 है ना, y1 का एक ही x होना चाहिए, दो x नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब जो y एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो आगे नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे पास m एलिमेंट्स हैं सपोज करो, तो m एलिमेंट्स अगर मैंने इसको दे दिए टू मेक वन वन, टू मेक वन वन फंक्शन, वन वन मैपिंग, वन y must connect to only one y must connect to one xi, hence unique choice, unique image and pre-image।
तो इसका मतलब ये हो गया भैया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास में टोटल कितनी चॉइसेस है, टोटल m चॉइस, उसमें से एक मैंने इसको दे दी, सपोज करो m में से कोई भी एक सेलेक्ट करके मैंने इसको दे दी, तो अगले वाली के पास कितना बचा, m-1, उसके अगले वाले के पास कितना बचा, m-2, ऐसे चलते। अब जरा ध्यान से देखना, x1 के पास m चॉइस थी, x2 के पास कितनी चॉइस है, m-1 यानी कि 2-1, डन। m-2 ऐसे चलता जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा m-n+1 चॉइसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लास्ट जो बच रहा होगा, अब इसमें से कौन किससे ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ भैया, ये मान के चलना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x आर मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y। समझ में आएगी नहीं ये बात, ग्रेटर देन इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इज ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला आपने, ऐसा क्यों बोला, अगर यहाँ ज्यादा बच जाएंगे एलिमेंट, मतलब सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x अगर ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में हमारे पास में एटलीस्ट ये कंडीशन रहेगी कि कोई भी यहाँ जो एलिमेंट है वो मैनी वन बनाने की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा। इज इट क्लियर, मैनी वन नहीं बनने देना है, अंडरस्टूड है ये बात। अगर मैनी वन नहीं बनने देना है तो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x ज्यादा होने चाहिए किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y से। इज इट क्लियर, समझ में आया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज मैंने यहाँ कहा हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया, तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x जो होंगे दैट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, मान लो दो सेट है हमारे पास में और मैंने यहाँ a और b दो सेट ले लिए, वो कैसे, मैंने यहाँ 1 और 2 बना दिया, मान लो मैंने ये लेस कर दिया, अंडरस्टूड है, और मैंने यहाँ छोड़ दिया हमारे पास में ए बी सी, तो एक इसको कनेक्ट हो जाएगा, एक इसको कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर मेरा ऐसी सिचुएशन बना दी, यहाँ ज्यादा कर दिए यहाँ कम कर दिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ x1 x2 x3 कर दिया और यहाँ मेरे पास में y1 और y2 ही है, तो x1 कनेक्ट हो गया y1 से, x2 कनेक्ट हो गया y2 से, तो फिर x3 किसके पास जाएगा, कनेक्ट करना ही पड़ेगा फिर उसको आपको, किससे, y2 से, तब ये क्या बन जाएगा, मैनी वन। समझ में आ गई बात। hence number of element of x has to be less than or equal to number of element of y। Is it clear? तो यहां से हमारे पास में जो रिजल्ट बन के सामने आएगा वो क्या आएगा, ये रिजल्ट हमारे सामने बन के आता है क्या, if number of elements of x is less than equal to number of elements of y, then injective functions, then number of injective functions can be written as, number of injective functions can be written as, अब मेरे पास चॉइसेस कितनी थी, m, अब मैं m चॉइसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं कितने में, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन दी x, तो ये मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन इन द सेट b इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द number of choices, number of mapped elements in the domain, that is 3। yes or no? तो कहने का मतलब कितना हो गया, मान लो कि ये आ जाता है हमारे पास में, एग्जांपल के तौर पे कह देते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास ये सेट है और ये एक सेट है, इसमें हमारे पास में सेट ए है, सेट बी है, यहाँ हमारे पास में दो एलिमेंट है x1 x2 और यहाँ दो तीन एलिमेंट है y1 y2 y3। yes or no? तो इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास सीधा सीधा नंबर ऑफ रिजल्ट क्या आ गया फंक्शंस का, नंबर ऑफ रिजल्ट आ गया फंक्शंस का हमारे पास 3p2। am I right? मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऐसे भी तो कह सकते थे कि इसके पास 3 चॉइसेस हैं, इसके पास 2 चॉइसेस हैं, आएगा भी वही आंसर, जरा ध्यान से देखना बस। तो 3 into 2 कितना हो गया, 6 1 1 फंक्शंस कैन बी मैप्ड और दैट। अब ध्यान से समझना इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया और नीचे कितना है 1 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 6। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल। क्लियर है ये बात, अंडरस्टूड है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आप खुद देखो, इसको 3 चॉइस मिली, इसको कितनी मिली 3 चॉइस। 3 चॉइस का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट ये हो गया
3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 तो चॉइस ही है, -2 प्लस 1, तो 3 माइनस 2 प्लस 1 कितना हुआ? 2 ही तो हुआ। आएगा नहीं आया समझ में? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर केस में। अंडरस्टूड है? थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट। अब मैं बताऊंगा ऑन्टो, और जो हम ऑन्टो फंक्शन है उसके नंबर ऑफ फंक्शंस किस तरीके से करेंगे, और ऑन्टो फंक्शंस की अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कुछ एग्जांपल्स और कंडीशंस के साथ जो आपकी स्ट्रेंथ बनाएगी कॉन्सेप्ट्स का। और हम क्वेश्चंस भी लेंगे उसमें कुछ जो क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। थैंक यू बेटा।